द IAS PCS स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। आज ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने प्लान कि आगे फ्यूचर में हम लोग इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये मेनली कंसर्न होगा 69th BPSC इंटरव्यू और 11 to 13 JPSC इंटरव्यू जो अभी अपकमिंग है उनके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम आकाश बर्मन है और मेरी क्वालिफ़िकेशन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। 2021 में मैंने अपना मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रांची से कंप्लीट किया, जिसके बाद मैंने अपनी JPSC की प्रिपरेशन की। 7 to 10th JPSC में 7 to 10th JPSC में मेरा मेंस में 582 मार्क्स था और इंटरव्यू में 38 मार्क्स थे, जिससे से 620 मेरा टोटल मार्क्स आया था इंटरव्यू के बाद। और मेरे कैटेगरी का कट ऑफ 618 था। क्योंकि मेरे पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं था, इस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। OBC का कट ऑफ 618 था और मेरे मार्क्स 620 थे, पर सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर मैंने 68 BPSC दिया था, जिसमें मेरे मेंस में मार्क्स 456 और इंटरव्यू में 75 थे और अनरिजर्व का कट ऑफ 532 था, जिसमें मेरे 531 मार्क्स थे। यानी कि सिर्फ एक मार्क्स से मेरा 68 BPSC रह गया था और 7 to 10th JPSC में 2 मार्क्स से सिलेक्शन हो गया था, पर सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण वो सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसमें आप देख सकते हैं कि 7 to 10th JPSC में और 69 BPSC में जो मेरे इंटरव्यू मार्क्स के डिफरेंस हैं कि 7 to 10th JPSC में मैंने इंटरव्यू में 38 मार्क्स लाया था और 68 BPSC में मेरे मार्क्स 75 थे। इस मार्क्स से आप ध्यान दे सकते हैं कि 68 से 75, 38 से 75 ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो गया था मेरा इंटरव्यू का मार्क्स। तो ये इसके पीछे का रीज़न था कि 7 to 10th JPSC में मेंस के रिज़ल्ट आने के बाद सिर्फ हमें 1 वीक का मौका मिला था, और कि मेरा नाम आकाश बर्मन है AA से, तो मेरा इंटरव्यू फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में ही हुआ था JPSC में, और वहीं BPSC में मेरा इंटरव्यू 4th डे को था। तो BPSC में मुझे करीब 40 दिनों का समय मिला था इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, और JPSC में सिर्फ 1 वीक का। तो ये डिफरेंस आप पहले से ही देख सकते हैं कि कम टाइम में प्रिपरेशन करने से कैसा मार्क्स आता है और ज़्यादा टाइम पे प्रिपरेशन करने से। मैं आपको अपना मार्कशीट भी दिखा सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये 7 to 10 JPSC की मार्कशीट है। इसमें आप देख सकते हैं कि मेंस में मेरा मार्क्स 582 था और इंटरव्यू में मार्क्स मेरा 38 था। इंटरव्यू में मेरा मार्क्स 38 था और मेंस में टोटल 582 मार्क्स थे मेरे। और साइंस एंड टेक में 140, इकोनॉमिक्स में 95, पॉलिटी में 109 और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में 124। और मेरा लैंग्वेज पेपर खोटा था, जिसमें मुझे 114 मार्क्स आए थे। और उसके बाद फिर मैं आपको अपना BPSC का मार्कशीट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा BPSC का मार्कशीट है, 68 BPSC का। ये इसमें देखिए, ये 68 BPSC मीन्स मार्कशीट है मीन्स का, जिसमें क्वालिफाइंग हिंदी और इंग्लिश में 54 आए थे। जनरल स्टडीज़ 1 में, जिसमें हिस्ट्री, करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स होते हैं, उसमें थोड़े कम मार्क्स थे, 158। और जनरल स्टडीज़ 2 पेपर, जिसमें कि पॉलिटी, साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स होता है, उसमें बहुत अच्छा स्कोर था, 157। ये मतलब कि अच्छे स्कोर में गिना जाता है। ऐसे में 141 मार्क्स थे मेरे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल
हिस्ट्री जो कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का था और इसके मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, तो इसमें इस मार्क्स को ऐड नहीं किया जाता है मेंस के पेपर में। तो रिटन मार्क्स मेरा 456 था, जनरल स्टडीज़ 1 2 और ऐसे का मिला के, और इंटरव्यू में मार्क्स देखिए 75 था, जो कि टोटल मिला के 531 होता है। और क्वालिफाइंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल का अनरिजर्व्ड का क्वालिफाइंग मार्क्स कितना था। जनरल अनरिजर्व्ड मेल के लिए 532 मार्क्स था क्वालिफाइंग, और मेरे 531 था, मतलब सिर्फ एक मार्क्स से रह गया था ये 68 बीपीएससी। और ये इंटरव्यू के मार्क्स आप देख सकते हैं 75। तो आने वाले दिनों में मेरा प्लान है कि मैं इंटरव्यू गाइडेंस के लिए प्रोग्राम चलाऊँ 69th बीपीएससी और 11 to 13 जेपीएससी के लिए। तो मेरा प्लान है कि किसी भी स्टूडेंट को मेंस की प्रिपरेशन और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती। मेरा ये मानना है कि अगर हमारे पास एनसीईआरटी की 11th और 12th, मैं बेसिक की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 to 10th की, 11th और 12th की अगर एनसीईआरटी बुक्स हमने अच्छे से पढ़ी है और उसके बाद फिर यूट्यूब में इनफ कंटेंट अवेलेबल है स्टैंडर्ड बुक्स की, जैसे कि लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, ये सारे बुक्स की, तो अगर हम उनसे खुद से प्रिपेयर कर लें तो हमें किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने की। मेरे पास खुद के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के एडवांस नोट्स प्रिपेयर्ड हैं मेंस के लिए। मैं ये गाइडेंस प्रोग्राम स्पेसिफिकली उनके लिए चलाना चाह रहा हूँ जो प्रीलिम्स तो क्लियर कर ले रहे हैं पर मेंस और इंटरव्यू में जिन्हें प्रॉब्लम है। क्योंकि एक हम देख सकते हैं कि अगर कोई दो स्टूडेंट मेंस में अगर आंसर लिखता है तो किसी एक स्टूडेंट का मार्क्स बहुत कम आता है और किसी स्टूडेंट का ज़्यादा आ जाता है। तो ये डिफरेंस किस कारण से हो रहा है? दोनों स्टूडेंट्स अगर एक ही कोचिंग में पढ़ रहे हैं, एक ही कंटेंट है दोनों के पास, पर एक का मार्क्स कम आ रहा है, एक का मार्क्स ज़्यादा आ जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न होता है क्रिएटिविटी और आंसर राइटिंग की टेक्निक, जो किसी भी कोचिंग में नहीं सिखाया जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मेंस गाइडेंस प्रोग्राम के नाम पे आपसे मेंस आंसर राइटिंग कराई जाती है। टेस्ट सीरीज़ होते हैं जिसमें कि हमें क्वेश्चंस मिलते हैं वीक में एक दिन, और उसका हमें आंसर लिख कर सबमिट करना रहता है, जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग मार्क्स आते हैं। पर ये उससे पता नहीं चलता कि आंसर लिखना कैसे। किसी को अगर 10 मार्क्स आया और उसी क्वेश्चन में किसी को 12 मार्क्स आया, तो ये 10 मार्क्स क्यों आया और ये 12 मार्क्स क्यों आया, इस दोनों में जो ये दो का डिफरेंस है, यही हर क्वेश्चन में दो दो का डिफरेंस लास्ट में 30 से 50 मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा मेंस एग्ज़ाम में, और यही डिसाइड कर देता है सिलेक्शन। तो ये डिफरेंस क्यों हो रहा है? इस डिफरेंस को हम देख सकते हैं कि वो आंसर राइटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो आंसर कैसे लिखा जाए जिससे कि वो क्लियर हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने मेंस अपनी जर्नी के दौरान हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके मेंस के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जैसे हिस्ट्री का मेरा नोट्स करीब करीब 100 पेज का है। इसी में एंशियंट, मॉडर्न, मिडेवल सारा हिस्ट्री कवर हो जाता है। पॉलिटी का नोट्स मेरा 80 पेजेस का है, मेंस का एडवांस नोट्स। ये जनरल पॉलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि लक्ष्मीकांत का ही शॉर्ट फॉर्म है। और बीपीएससी के लिए स्पेसिफिकली मेरे पास मेंस का पॉलिटी का अलग से नोट्स है, जिसमें बिहार स्पेसिफिक करंट नोट्स है, तो वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे के नोट्स। तो ये सारा कुछ, ये पूरा इनिशिएटिव फ्री रहेगा और इसमें मैं सारे नोट्स ना सिर्फ प्रोवाइड कराऊंगा बल्कि मैं उसे यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा भी डेली, जिससे कि सभी को ये बेनिफिट मिल सके। और जो स्टूडेंट्स कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर शहरों से बहुत दूर रहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ होगी। इसी के साथ मेरे पास जेपीएससी खोटा नोट्स, जेपीएससी के लिए इसी के साथ मेरे पास जेपीएससी कोटा नोट्स, साइंस एंड टेक, बिहार में स्पेसिफिक एसए की क्लास, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, और एक करंट अफेयर को मीन्स के आंसर में कैसे इंक्लूड किया जाता है, ये सब भी मैं यूट्यूब में अपने लेक्चर्स के दौरान बताने का कोशिश करूँगा। कोचिंग में आंसर राइटिंग नहीं कराया जाता, वहाँ पे सिर्फ मेंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, और अगर कराया भी जाता है आंसर राइटिंग तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट चार्ज की जाती है। साथ ही साथ वहाँ पे कभी डायग्राम्स को कैसे यूज़ करना है, अगर एक
एक हम पेज ले लेते हैं ऐसे, तो ये डायग्राम को यहाँ पे बनाना है आंसर के, कि यहाँ पे बनाना है कि सेंटर में बनाना है, डायग्राम का साइज़ कैसा रहेगा, वो फ्लो चार्ट रहेगा या फिर वो सन डायग्राम रहेगा, कैसा रहेगा, ये चीज़ कभी किसी भी जगह पे बताया नहीं जाता है। और यही सब डिफरेंस करता है एक मेंस के आंसर राइटिंग में, जिससे कि सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है। साथ ही अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग मार्क्स आते हैं। पॉइंट फॉर्मेट में कैसे लिखना है, पैराग्राफ में कैसे लिखना है, करंट अफेयर को कैसे इंक्लूड करना है। जैसे कि झारखंड का अगर इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन आया था, तो इस पे इंक्लूसिव ग्रोथ में अगर हम झारखंड के रिलेटेड बात करें, झारखंड के कंसर्न में इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे रेलेवेंट है, तो उसका अगर हम एक पॉइंट डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे ही अगर एक पॉइंट झारखंड के बाद नेक्स्ट में इंडिया का डाल दें, उसके बाद फिर इंटरनेशनल अफेयर्स से एक पॉइंट डाल दें कि इंक्लूसिव ग्रोथ कहाँ पे ये दिख रहा है, वो रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आंसर को एनरिच करने में। वैसे ही अगर बीपीएससी की हम बात करें, तो बीपीएससी में लगातार 67 और 68 बीपीएससी में बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें सिर्फ थ्योरी लिख देने से कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, कैसे होता है, उससे अच्छा रहेगा कि थ्योरी के साथ हम उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करें कि बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी हमारे डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट पहुंचा रहा है। तो मैं ये सब चीज़ें भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका एक वैल्यू एडिशन हो और आप मेंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। मैं आंसर राइटिंग भी सिखाऊंगा, जिसका मतलब है कि मीन्स जब 69th बीपीएससी और 11 to 13 जेपीएससी का इंटरव्यू प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, मतलब इंटरव्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर अपकमिंग जेपीएससी और अपकमिंग बीपीएससी के लिए मैं ये लेक्चर्स चलाऊंगा, जिसमें कि मेंस आंसर राइटिंग और उसका एनरिचमेंट प्रोग्राम डेली यूट्यूब पे रहेगा। मेरा इंटरव्यू गाइडेंस अभी फ़िलहाल में कल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले मैं कल अपने जेपीएससी की एक मॉक इंटरव्यू डालूंगा, जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि जेपीएससी में मैंने मॉक जो दिया था 7 to 10 के लिए, तो वो मॉक इंटरव्यू मेरा कैसा था। और मैं ये चाहूँगा कि आप उस मॉक वीडियो के नीचे में एक कमेंट सेक्शन में मेरी कमियों को ज़रूर से पॉइंट आउट करें, जिससे कि ये पता चल सके कि क्या गलती मैंने की थी और ये क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। इससे आप में भी एक क्रिटिकल एनालिसिस की थिंकिंग डेवलप होगी और आपको भी पता चलेगा कि क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ये डे 1 में रहेगा मेरा प्लान है। उसके बाद फिर डे 2 में बीपीएससी जो 68 बीपीएससी का मॉक इंटरव्यू जो मैंने खान सर के यहाँ दिया था, तो मैं अपना और खान सर का वो वीडियो अपलोड करूँगा, जिससे कि आप देख सकेंगे कि ये डे 2 में कि बीपीएससी में कैसे मैंने इम्प्रूव किया। ये जेपीएससी में जो मेरे 38 मार्क्स आए थे इंटरव्यू में, और बीपीएससी में 75 मार्क्स आए थे इंटरव्यू में, तो आप ये देख सकेंगे कि जेपीएससी का इंटरव्यू जो 2022 में मैंने दिया था, और ये मैंने अभी जनवरी 2024 में जो दिया था, तो इसमें आप डिफरेंस देख सकेंगे कि 1.5 साल के दौरान और जो टाइम मिला था इसमें 7 डेज़ और इसमें मिला था 40 डेज़, तो इसमें कैसा डिफरेंस आया है। तो ये डिफरेंस से आपको पता चलेगा कि कैसे इम्प्रूव किया जाता है। उसके बाद फिर ये तो हो गया पहला दिन का, ये दूसरा दिन का। थर्ड डे में मैं डिस्कस करूँगा कि जेपीएससी में मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे एक्चुअल इंटरव्यू में, और फोर्थ डे में मैं डिस्कस करूँगा कि बीपीएससी में मेरे से क्या क्या एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद हमारा फिफ्थ डे से ये टारगेट रहेगा कि हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ें, क्योंकि अभी माहौल बहुत नेगेटिव चल रहा है, और जैसा कि रूमर्स चल रहा है कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो अगर आज रिज़ल्ट आ जाता है या कभी भी रिज़ल्ट आ जाता है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये चीज़ किसी को अभी पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रिज़ल्ट आ जाने के जस्ट बाद, और अभी अपने आप को कैसे हमें मोटिवेटेड रखना चाहिए और कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि जिसका भी सिलेक्शन होगा तो आगे अभी इंटरव्यू बाकी है। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए डेली करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो डे 6 से और डे 7 से मैं स्टार्ट करूँगा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें कि डेली 5 से 6 टॉपिक्स पर 5 से 6 टॉपिक्स पर डेली इंटरव्यू के लिए वीडियो आएगा। जैसे कि अभी पीएम पोलैंड गए, जैसे कि पीएम अभी
पोलैंड गए, यूक्रेन गए, तो इन सब का क्या निष्कर्ष निकला, उसके बाद फिर इसमें फैक्ट्स क्या है। जैसे पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम, पोलैंड के प्रेसिडेंट का नाम, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम, प्रेसिडेंट का नाम। यूक्रेन में अभी पीएम जो गए तो वो ट्रेन से गए, फ्लाइट से क्यों नहीं गए। तो ये सब फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। यूक्रेन जाने का इम्पोर्टेंस क्या था, मतलब कि फैक्ट्स और ओपिनियन दोनों, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बार होता है कि आपसे फैक्ट्स पूछे जाएं, और चूंकि ये स्टेट पीसीएस है तो फैक्ट्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होता है, ओपिनियन का कम। क्योंकि यहाँ पे आपको 8 से 10 मिनट ही मिलते हैं एवरेज अपने इंटरव्यू के लिए, तो 8 से 10 मिनट में ओपिनियन पूछ कर और उस पर एक लॉजिकल कंक्लूजन बना पाना काफ़ी दिक्कत होता है। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस दिया जाता है पीसीएस में स्पेशली, कि वो आपसे ज़्यादा फैक्ट्स पूछते हैं और बहुत कम ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि कोई भी टॉपिक अगर हम लेते हैं डेली, तो उसमें हम कुछ उसके फैक्ट्स भी देखेंगे और कुछ ओपिनियन फॉर्मेशन भी देखेंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये अभी चैनल नया है और मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपकी भी हेल्प और गाइडेंस चाहता हूँ। इसीलिए जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, तो अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो नीचे में कमेंट सेक्शन में उसमें सजेशंस दें कि और मैं इस चैनल को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ और मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे कि आप लोगों को भी और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडीज़।